Assalamu alaikum, I'm Dr. Sana from tabiuracademy.com. Today we'll be looking at the respiratory system. This is the system which is responsible for oxygenation of the blood and expulsion of carbon dioxide. तो हम देखेंगे कि ये सिस्टम कैसे ऑक्सीजन एफिशिएंटली लेती है और हमारे ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सपेल करती है और क्या क्या इसके पार्ट्स हैं. पहली बात है कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द अपर एंड लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ तक ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है एंड दिस इज द लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो द अपर ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ अ नेजल कैविटी, फेरिंक्स और लैरिंक्स. लैरिंक्स के बाद हम लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाते हैं, विच इज़ द ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लंग्स. बेसिकली जो हेड और नेक तक है दैट्स द अपर ट्रैक्ट, और जब हम चेस्ट में चले जाते हैं तो दीज स्ट्रक्चर्स आर द लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन अपर ट्रैक्ट जो है उसका काम ये है कि वो फिल्टर करता है, गर्म करता है और मॉइस्चर करता है एयर को, ताकि जब तक वो लंग्स में पास कर जाए तो तब तक उसमें बैक्टीरिया कम हो और वो इतना हार्श ना हो. अगर वो कोल्ड ड्राई एयर होता तो इट कैन डैमेज द लंग्स, और साथ साथ अगर उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो लंग्स में फंस जाएगा, क्योंकि लंग्स के एंड पे जो एल्वियोलाई हैं वो डेड एंड है. वो वहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया पहुँच गया तो फिर वो ग्रो कर सकता है. दिस पोर्शन कंसिस्ट ऑफ द नोज, फेरिंक्स और लैरिंक्स. रियली जो ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं दे कम अंडर द लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट. Respiratory bronchioles और alveolar ducts में 10% of gas exchange takes place. alveolar duct के बाद एक alveoli आती है, एक छोटी सी pouches होते हैं जैसे balloons होते हैं, वो 90% गैस एक्सचेंज वहीं पे होती है. तो मोस्टली alveoli is the most functional part of the respiratory system. ये कार्टिलेज से बने हुए हैं तो ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये एयर को मेनली लेके जाते हैं. तो एपिग्लॉटिस, यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस है, लैरिंक्स और ट्रैकिया और ब्रोंकाई भी, ये सब कार्टिलेजिनस पार्ट्स हैं. जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें कार्टिलेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो इतने छोटे हैं कि उन पे स्मूथ मसल काफ़ी है टू कीप दैम पेटेंट. साथ वो कंस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और वो डायलेट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग के इंसान किस एटमॉस्फेयर में और उसकी ऑक्सीजन की कितना डिमांड है उसकी बॉडी को. तो ब्रोंकाई तक कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये बस सॉलिड काइंड ऑफ ट्यूब्स समझ लो होते हैं. लेकिन ब्रोंक्यूल्स पे स्मूथ मसल होता है और कोई कार्टिलेज नहीं होता, तो वो कंस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं और डायलेट भी हो सकते हैं. तो हम पहले पढ़ेंगे नॉस्ट्रल्स, पैरानेजल साइनसेस, ओरोफैरिंक्स, फेरिंक्स और लैरिंक्स. ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं. तो नॉस्ट्रल्स जो हैं ये आपका सबसे पहली जगह है जहाँ पे एयर एंटर होती है. इट्स एन एक्सटर्नल ओपनिंग टू द नेज़ल कैविटी. यहाँ से एयर जाएगी आपकी ये नेज़ल कैविटी है इनकी नाक के अंदर, और जो नाक का फंक्शन है इट इज़ टू फिल्टर द एयर. उसके अंदर एक म्यूकोसिलरी एपरेटस होता है और हेयर्स होते हैं. ये सब क्या करता है कि जो डर्ट है या गंद है जो एयर में, जैसे पोल्यूशन वगैरह में पार्टिकल्स होती हैं एयर में, तो वो सब ट्रैप हो जाते हैं इन द म्यूकस, और फिर ये जो सिलरी एस्केलेटर है वो ऐसे ऐसे ब्रश होता है इस तरीके से कि वो म्यूकस बाहर की तरफ एक्सपेल करे, या फिर वो स्वॉलोइंग मैकेनिज्म से स्वॉलो हो सकता है और फिर आपके पेट में चले जाएगा म्यूकस, तो दैट विल जस्ट बी ब्रोकन डाउन बाय द एसिड इन द स्टमक, या फिर वो डायरेक्टली नाक से स्नीज करके रिमूव हो सकता है. इस तरीके से डर्टी एयर डज नॉट एंटर द लंग्स. पैरानेजल साइनसेस, तो ये आपका नाक है. पैरा मीन्स के उसके इर्द गिर्द. तो लेट्स स्टार्ट विद ये होते क्या. अ साइनस इज जस्ट अ स्पेस जिसके अंदर एयर आ सकती है. तो इट्स एन एयर स्पेस अराउंड द नेजल कैविटी. ये लाइंड होते हैं विद रेस्पिरेटरी एपिथेलियम द सेम एज द नोज, इसीलिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं. अब पहली बात है इनका फंक्शन क्या है. ये ना हमारा अगर स्कल सिर्फ और सिर्फ बोन होता तो वो बहुत भारी होता हमारा सिर. तो ऐसे एयर स्पेसेस इंक्लूड करने से द स्कल बिकम्स लाइटर एंड इट्स बेटर. तो देयर आर 4 pairs of paranasal sinuses.
मैक्सिलरी, ये असल में ना ये जो बोन्स है फेस के ये उसी हिसाब पे नेम्ड है। तो ये मैक्सिलरी साइनस है, यहाँ पे मैक्सिला बोन पड़ा हुआ होता है। ये फ्रंटल साइनस है जो आंखों से ऊपर है और यहाँ पे फ्रंटल बोन होती है। ये एथमॉइड होता है, ये जो ग्रीन कलर का है, ये जो बिल्कुल छोटा सा है। और एक ये स्फेनॉइड होता है, ये जो येलो में है। अब आपने नोट किया होगा कि जब आपको ज़ुकाम हो तो अक्सर इन ही जगहों पे, इवन यहाँ पे भी और फेस में भी थोड़ा सा जैसे टेंशन बिल्डअप हुआ हुआ, ऑलमोस्ट पेन सा होता है। ये इन साइनसेस की ये म्यूकस से भर जाते हैं, तो इस वजह से इंसान को ये सिम्टम्स आती हैं। द फंक्शन वही है जो मैंने बताया। और इसके अलावा प्रेशर बैलेंस भी, यानी कि इनमें एयर ट्रैप होती है तो उस तरीके से प्रेशर इक्वलाइज हो सकता है। द लैरिंक्स, ये वॉइस बॉक्स इसको कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसके अंदर धागे होते हैं। जैसे गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं उसी तरीके से इसमें स्ट्रिंग्स होते हैं। अब एक गिटार जब हम बजाते हैं तो इट्स एक्चुअली जस्ट टू डू विद द वाइब्रेशन ऑफ दो स्ट्रिंग्स। तो इसी तरीके से ये स्ट्रिंग्स एयर में, क्योंकि यहाँ पे एयर पास हो रहा है तो वो इस हॉलो से ट्यूब में वाइब्रेट होती है और उसी तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है। इट्स टफ एंड इट्स फ्लेक्सिबल। उसके अलावा अगर हम देखें तो मुंह से या नाक से पानी वगैरह आ सकता है। तो वाई डजंट द पानी गो इनटू द एयरवेज? वेल, इट्स बिकॉज ऑफ द एपिग्लॉटिस। जो एपिग्लॉटिस है ये नॉर्मली यहाँ पे इधर ये जो बोन है ना, ये ऐसे, ये एपिग्लॉटिस है, ये ऐसे खुलता है और ऐसे इसको सेपरेट करता है। तो जब हम बोल रहे होते हैं तो तब हम साथ साथ खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये जब हम बोलते हैं तो ये खुला हुआ होता है और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये बंद हो जाता है ताकि खाना सिर्फ और सिर्फ हमारे फूड पाइप में जाए जो एसोफेगस होता है। तो दिस इज़ द एपिग्लॉटिस विच प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अब इसमें आ जाता है बाकी स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो हमारी चेस्ट कैविटी में आते हैं। ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, प्लोरल कैविटी। लंग्स के अंदर ही हैं ये ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। ये देखें तो ये लैरिंग्स था, दिस इज़ पार्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो यहाँ तक। इसके बाद आ जाता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी। तो इसमें ये होता है कि ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है इनटू 2 ट्यूब्स। ये ट्यूब्स इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू स्मॉलर ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई के एक्चुअली 3 क्लासिफिकेशंस हैं। पहले ट्रैकिया स्प्लिट होता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद वो डिवाइड होते हैं इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये बड़े वाले, और फिर जो सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, ये जो ये सब है। और टर्शरी ब्रोंकाई के एंड पे होते हैं ब्रोंकियोल्स, क्योंकि हर एक टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है। और डिवाइड होते होते ये देखेंगे बहुत छोटे छोटे बनेंगे और उनके एंड पे होते हैं एल्वियोलाई। तो इस तरीके से होता है। नाउ द ट्रैकिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, यानी कि वहाँ से एयर जाती है। इट्स मेड ऑफ कार्टिलेज, ये हमने बात कर ली। तो ये देखें यहाँ पे ये कार्टिलेज हैं ये सब। तो 6 से 20 कार्टिलेज होते हैं और इनके दरमियान होती है मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन तो पूरे को लाइन करती है एंड इट्स सपोर्टेड बाय दी सी शेप्ड कार्टिलेज। तो जो इनके बीच में जो जगह आती है वो आपको नज़र आ रही है कि वो थोड़ी सी नैरो होती है। ब्रोंकस, अब जो ब्रोंकस है इट्स अ डिवीजन ऑफ द ट्रैकिया। ये देखिए प्राइमरी ब्रोंकस, फिर वही सेकेंडरी और टर्शरी जैसे मैंने बताया। जो लेफ़्ट ब्रोंकस है वो लेफ़्ट लंग में खुलता है और जो राइट ब्रोंकस है वो राइट ब्रोंकस में खुलता है। कोई गैसियस एक्सचेंज अभी तक नहीं हो रहा है, तो ब्रोंकस में भी गैसियस एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस। ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई जब रिपीटेडली डिवाइड होते हैं तो जो 1 मिलीमीटर से लेस जब हो जाता है तो उसको हम फिर ब्रोंकस नहीं, हम उसको अब ब्रोंकियोल कहेंगे क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। ये बात याद रखो कि ब्रोंकस में कार्टिलेज था लेकिन ब्रोंकियोल्स में नहीं है। ब्रोंकियोल्स में अब स्मूथ मसल है जो कि ANS की कंट्रोल के अंडर है। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कम अंडर द कंडक्टिंग पार्ट। देखो 2 तरीके से हमने डिवाइड किया था ना। एक था कि सिर्फ वो हवा लेके जा रहा है, उसमें कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन।
और एक होता है जो फॉर एग्जांपल जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और जो एल्वियोलाई हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही है, वी कॉल दैट द रेस्पिरेटरी जोन। तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं वो अभी भी कंडक्टिंग जोन में है ये, लेकिन जब ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रही है। लेकिन उसके बाद एल्वियोलार डक्ट्स होते हैं। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स प्लस एल्वियोलार डक्ट्स में सिर्फ 10% ऑफ द टोटल गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, लेकिन ये जो एल्वियोलर सैक है यहाँ पे 90% गैस एक्सचेंज हो रही है। एल्वियोलाई, ये वही बात है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलर सैक्स एंड एल्वियोलस इज अ हॉलो कप शेप्ड कैविटी, ये जो हवा से भरी हुई है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये समझ लो इसके ऊपर ये एक बैग है, उसके ऊपर एक पूरा लेस लगा हुआ है, लाइक अ लेस पैटर्न ऑफ कैपिलरीज। तो इसका बहुत रिच ब्लड सप्लाई है और बहुत डायरेक्ट है। तो गैसेज आर एक्सचेंज बिटवीन द एयर इन द alveolar cavity and the blood in the capillaries lining the cavity। एल्वियोलार बलून की तरह है, जब हम हवा लेके आते हैं अंदर तो वो भूल जाते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तब ये डिफ्लेट हो जाते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। एन एसिनस इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग। तो जो फंक्शनल यूनिट है दैट्स द प्लेस वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो इट विल बी द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल प्लस द एल्वियोलार डक्ट्स प्लस द एल्वियोलार सैक्स। तो मसल्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में बहुत रोल प्ले करती हैं। एक ग्रुप है इंटरकॉस्टल मसल्स, ये वो है जो हमारे रिब्स के दरमियान है। अब रिब्स के नीचे लाई करते हैं लंग्स, इधर पड़े हुए हैं, और इन रिब्स के दरमियान होते हैं मसल्स। अब जब ये मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो जाहिर है ये जो चेस्ट कैविटी है वो कंट्रैक्ट हो जाएगी। तो इट हेल्प्स इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड देयर आर 22 पेयर्स ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स। द प्लूरल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है जो हार्ट में हो रही थी कि जो ऑर्गन है इट्स लाइंड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ प्लूरल मेम्ब्रेन, इट्स डबल लेयर्ड और उसके बीच में एक स्पेस है, लेकिन बस यहाँ पे प्लूरल का नाम रख लो। प्लूरल मेम्ब्रेन है और प्लूरल फ्लूइड है। हार्ट में पेरिकार्डियम उसको कहते थे और पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये भी वही करता है कि क्योंकि लंग भी अंदर और बाहर जा रही है, इट गोज़ इन विद इनहेलेशन एंड आउट विद एक्सहेलेशन। तो क्योंकि वो मूव कर रहा है उसको लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, वरना फ्रिक्शन से उसका टिश्यू डैमेज हो जाता। अच्छा, तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन की जो 2 लेयर्स हैं उनके नाम होते हैं। जो बाहर की तरफ होता है दैट्स पैराइटल, यानी कि बाहर, और इट्स अटैच टू द इनर वॉल ऑफ द थोरैसिक कैविटी। ये बाहर थोरैसिक कैविटी पर ही है ना जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसका इनर सरफेस से ये अटैच होता है जो प्लोरा के आउटर सरफेस है। फिर आता है डायफ्राम। डायफ्राम ये है, इट्स द फ्लोर ऑफ द थोरैसिक कैविटी। ये सेपरेट करता है ये आपकी चेस्ट कैविटी और आपके एब्डोमिनल कैविटी को। तो इट्स अ शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये देखें स्ट्राइएटेड है, और जब ये कंट्रैक्ट करता है तो तब हवा अंदर आता है, और जब ये रिलैक्स करता है तो तब हवा लंग से बाहर जाती है। इसलिए क्योंकि व्हेन इट कंट्रैक्ट्स इट बिकम्स स्मॉलर, तो लंग्स जो है उनके पास एक्सपैंड करने के लिए जगह आ जाती है। तो उस तरीके से फिर लंग्स के अंदर प्रेशर ड्रॉप होता है, तो द एयर मूव्स अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट इनटू द लंग्स। जब ये रिलैक्स होती हैं तो तब ये थोरैसिक कैविटी की स्पेस कम हो जाती है कि द लंग्स कंट्रैक्ट, यानी कि वो छोटे हो जाते हैं, तो उनमें प्रेशर बढ़ जाता है। तो देन द एयर इज एक्सपेल्ड अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट। ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वही बात है कि प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग एयर मूव करता है। तो इट्स बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एंड द एल्वियोलार एयर। बाहर अगर एयर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा और एल्वियोलार स्पेसेस में जितना कम होगा तो उतना ही ग्रेट होगा प्रेशर ग्रेडियंट और उतनी ज़्यादा इनहेलेशन होगी। सो व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ग्रेटर देन द एल्वियोलार प्रेशर, तब एयर अंदर आता है एल्वियोलस में टू इक्वलाइज, और जब एल्वियोलस में ज़्यादा होता है देन द एटमॉस्फेरिक तो तब एक्सहेलेशन होती है, क्योंकि वो जाएगा जहाँ पे कम प्रेशर है एटमॉस्फेयर में। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में डिफरेंट मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं, तो ये पूरा मैकेनिज़्म कह दो।
इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं और एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। ये दोनों में उलट रोल करते हैं। तो इंटरनल जो हैं वो इनहेलेशन पे रिलैक्स्ड होती हैं, लेकिन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं। इस तरीके से लंग्स को जगह मिलती है। एक्सलेशन इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट। ये मैंने अभी ठीक किया है कि आपके नोट्स में ये गलत लिखा हुआ है। रिब केज मूव करता है अप एंड आउट, यानी कि ये ऊपर और बाहर की तरफ रिब केज मूव करेगा सो दैट द लंग्स हैव रूम टू एक्सपैंड ड्यूरिंग इनहेलेशन। और जब एक्सलेशन होगी तो ये रिब केज डाउन और अंदर की तरफ जाएगा ताकि वो लंग्स को कंट्रैक्ट कर सके। तो ये आपके नोट्स में इधर गलत लिखा हुआ था। तो वही बात है डायफ्राम की, इनहेलेशन पे वो कंट्रैक्ट करता है ताकि वो फ्लैट हो जाए और लंग्स को जगह मिले एक्सपैंड होने की। देखो ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा तो ये सारा एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। और एक्सलेशन में ऑपोजिट है, वो डोम्ड हो जाता है तो वो स्पेस कम कर लेता है। लंग वॉल्यूम इंक्रीज होती है, एयर प्रेशर डिक्रीज होती है, तो फोर्स होती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लंग्स। और एक्सलेशन में वॉल्यूम को डिक्रीज किया हमने तो एयर प्रेशर लंग्स में ज़्यादा है देन द एयर आउटसाइड, तो वो फिर एयर बाहर की तरफ जाता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी, तो ये इस चीज़ की मैं बात कर रही थी। देखो एक पूरा जो क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई होते हैं वो एक काइंड ऑफ बैग समझ लो, जाली का बैग बना हुआ है ऑफ ब्लड वेसल्स, वो उसमें लाई करते हैं। तो ये जो वेसल्स हैं यही लेके जाते हैं ऑक्सीजन को ताकि पूरी बॉडी को फिर सप्लाई हो सके। द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस अक्रॉस दी ब्लड एल्वियोलर बैरियर। अब फ़ायदा ये है कि एल्वियोलाई की जो लाइनिंग है वो बहुत पतली है, बहुत ज़्यादा, और जो कैपिलरी की लाइनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा पतली है। एंड यू कैन सी कि द कैपिलरी इज सो एडहेरेंट टू द एल्वियोलर सैक। इस तरीके से जो डिफ्यूजन है वो बहुत जल्दी से और बहुत एफिशिएंटली हो सकती है। So when oxygen comes into the blood, it combines with hemoglobin in the red blood cells. So it forms oxyhemoglobin. ये देखें जब खून नॉर्मली होता है तो वो पर्पलिश कलर का होता है, लेकिन जब एल्वियोलर सैक से ऑक्सीजन लेके जाता है तो तब वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। Tissues have a relatively low partial pressure of oxygen. Partial pressure को समझ लो concentration. टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है क्योंकि वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। और जो टिश्यूज़ को लाइन करने वाले ब्लड वेसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है क्योंकि ये देखो इधर से ऑक्सीजन लेकर गए हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ मसल। तो ये ब्लड जाएगा किसी मसल को, वो जो मसल है वो कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहा है ऑक्सीजन को, तो उसके अंदर पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लो है, लेकिन जो ब्लड उसको लाइन कर रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है। तो जो ऑक्सीजन है इट मूव्स अलोंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि वो ब्लड से निकल के टिश्यू के अंदर चला जाता है। एंड दिस इज डन बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दिस वे ऑक्सीजन इज टेकन अप एट द लंग्स एंड डिलीवर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या जो टिश्यूज हैं वो सब। मैक्सिमम ऑक्सीजन तब अब्जॉर्ब होता है जब हम सी लेवल पे होते हैं, क्योंकि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो 20 ml per 100 ml इन द ब्लड, यानी कि 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये मैक्सिमम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे निकालते हैं? अब कार्बन डाइऑक्साइड वैरायटी ऑफ वेज से एक्सपेल होता है। एक है RBCs के थ्रू, 20% only 20% is joined to hemoglobin to form carboxyhemoglobin. बाकी कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाता है, लेकिन मोस्टली जो CO2 है इट्स यूज टू फॉर्म अ बाइकार्बोनेट आयन, और ये जो बाइकार्बोनेट आयन्स हैं ये किडनी से भी एक्सक्रीट होती हैं। तो 70% of CO2 is used to form bicarbonate ions which combine with sodium to form sodium bicarbonate. ये पोटेशियम के साथ भी लग जाता है corpuscles बनाने के लिए। और arterial blood has 50 ml before passing through tissues, यानी कि अगर ये मसल है और आर्टरी लेके जा रहा है खून, उसमें सिर्फ 50 ml CO2 है बिफोर पासिंग थ्रू द मसल, लेकिन मसल से जब निकलता है तो तब इट हैज़ 54 ml, यानी कि वो 4 ml CO2 गेन करता है। देयर आर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए।
ये हम यूज़ करते हैं टू सी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन उस तरीके से हो रही है जैसी होनी चाहिए, एंड इट्स यूज टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मैलिटीज़। टोटल लंग कैपेसिटी, ये वो वॉल्यूम है अगर आप फुली इंस्पायर करते हैं ना, जितना आप सांस लेके जा सकते हैं अंदर, तो जो वॉल्यूम आप लेके गए हैं ना, दैट्स कॉल्ड द TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी वो होती है कि जब आपने पूरी तरह एक्सहेल किया, फिर आपने फुली इंस्पायर किया जितना आप कर सकते हैं। फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, रेजिड्यूल का मतलब है कि जो चीज़ बचती है, तो इट्स द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। फिर है रेजिड्यूल वॉल्यूम, यानी कि जब आपने फुली एक्सहेल किया, फोर्सफुली एक्सहेल किया, उसके बाद जो एयर रह जाता है। That's all for today's lecture. Thank you for listening, and the next video will be on digestive system.